हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को कक्षा 10वीं में पहले अध्याय में जीव विज्ञान चैप्टर से दिया हुआ है। इसमें साइंस में पहला क्वेश्चन है रंध्र अर्थात स्टोमेटा की संरचना एवं इसके खुलने एवं बंद होने की संक्षिप्त क्रिया को हम लोगों को देखना है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें से प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को देखना है। तो ध्यान रखेंगे, जब हम किसी भी पत्ती को लेते हैं और पत्ती को देखते हैं कि इसमें से बहुत छोटे छोटे डार्क स्पॉट लगे होते हैं, छोटे छोटे बीच में धब्बे दिखते हैं और ये धब्बे हमारे रंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? रंध्र या स्टोमेटा। जब इसका सेक्शन निकाल करके हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं तो इनकी संरचना हम लोगों को इस तरह से दिखाई देती है। यहाँ पर देखेंगे, इसमें एक मुख्य सेल होती है जिसको हम द्वार कोशिका या गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। इसमें दोनों में ही लगी हुई है, दो अलग अलग रंध्रों की स्थितियाँ यहाँ पर दर्शाई गई हैं। दूसरा देखेंगे, इन गार्ड सेल में एक डार्क स्पेस लगे हुए रहते हैं जो इसका मुख्य भाग होता है, जिनको हम लोग हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण भाग होता है और जिसके द्वारा पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करते हैं। इसके बाद इसमें अंदर का भाग जो होता है वो बीच का, ये होता है रंध्र अर्थात पोर होता है। ये ही अपने दोनों स्थितियों में परिवर्तित होता रहता है, अर्थात ये खुलता भी है और बंद भी होता है। तो इसमें से देखेंगे हम कि मुख्यतः इसके खुलने और बंद होने की क्रिया कैसे होती है। सामान्य तौर से जब इसके द्वार कोशिकाओं में पानी भर जाता है अर्थात जल आ जाता है तो उस समय पर ये बाहर की ओर खिंच जाते हैं, पतली लेयर होती है बाहर की ओर, और बाहर खिंच जाने के कारण इसकी आंतरिक लेयर होती है मोटी, लेकिन ये भी बाहर थोड़ा सा खिंच जाती है, जिसके कारण पोर खुल जाता है। और पोर के खुल जाने के कारण इससे गैसीय आदान प्रदान, साथ साथ जल वाष्प का आदान प्रदान भी होता है, CO2 का आदान प्रदान भी इससे हो सकता है। अगले नंबर में होता भी है। अगले नंबर में देखेंगे, जब इसमें से अर्थात हमारे जो द्वार कोशिकाएं मीन्स गार्ड सेल हैं, इन गार्ड सेल में पानी की मात्रा की कमी आ जाती है, उस समय पर ये संकुचित हो जाती हैं, थिसिल हो जाती हैं। और जब ये थिसिल हो जाती हैं तो ये सीधा लेयर हो जाता है, अर्थात ये पोर इसके बंद हो जाते हैं। और जब बंद हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इनमें से जो होने वाला आदान प्रदान है वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से पौधों के रंध्रों में उपस्थित ये पोर का खुलना और बंद होना लगातार चलता रहता है, जिससे कि गैसीय आदान प्रदान चलता रहता है। दिन के समय में सामान्यतः ये प्रोसेस अधिक होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं जो क्रियान्वयन करते हैं। दूसरे नंबर में इन्हीं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो पहले हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को देखते हैं कि ये होता क्या है, और फिर इसके बाद इसका समीकरण देखेंगे। तो इसकी एक संरचना को हम लोग बचा के रखेंगे देखने के लिए, दूसरे संरचना को भी मिटा देते हैं। तो इसमें से देखेंगे यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ध्यान देंगे, हमारे जीवित जगत का प्रकाश संश्लेषण चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सामान्य तौर से समस्त प्राणियों के लिए आवश्यक प्रक्रिया होती है। जो पौधे होते हैं उनके लिए सामान्यतः यह प्रत्यक्ष उपयोगी प्रक्रिया है, क्योंकि इसी के द्वारा भोजन बनता है जिसका उपयोग पौधे स्वयं अपने पोषण के लिए करते हैं। साथ ही जब ये पौधों में संचित हो जाता है खाद्य पदार्थ, तो उसका उपभोग समस्त जितने भी जीवधारी होते हैं वो सभी करते हैं, अर्थात जंतुओं के द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि चाहे वो पौधे हों या जीव हों, जीव का तात्पर्य जंतुओं से है, चाहे वो सूक्ष्म जीवी से बड़े जीव तक हों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
निश्चित तौर से पोषण के लिए या भोजन के लिए प्रत्येक सजीव सेल निर्भर होती है इस प्रक्रिया पर, अर्थात ये हम लोगों के लिए और साथ साथ पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसको हम लोग देखेंगे। सामान्यतः इस प्रक्रिया के लिए, जैसे मान लीजिए एक पत्ती हो गई, ड्राइंग के आधार पर हम लोग इसको देखते हैं। एक ये हम लोगों की हो गई, प्रयोग के लिए पत्ती ली गई है। इस पत्ती में बीच बीच में रंध्र होते हैं, ये हो गए इसमें पाए जाने वाले स्टोमेटा हो गए, ये हो गया। अब इसके बाद ऊपर से सूर्य रहता है, अर्थात दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ध्यान रखेंगे कब होती है, दिन के समय में। तो ये हो गया रंध्र एक, इसमें हम कर लेते हैं, यहाँ पर स्टोमेटा हो गया। अब स्टोमेटा में देखेंगे यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, हरित लवक, और इनके हरित लवक के अंदर ही पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या रहता है? क्लोरोफिल। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे पास में कौन कौन से आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आवश्यक घटक, तो पहला नंबर हो गया इसमें सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, ये पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरोफिल है, पौधे में हरे रंग का होता है, अर्थात ये हो गया हमारे इसमें क्लोरोफिल, हरित लवक जिसको कहेंगे आप। तीसरे नंबर में जब ये पौधे लगे होते हैं तो पौधे सामान्य तौर से ध्यान देंगे, इनकी जड़ें जो होती हैं वो निचले लेयर तक होती हैं। ये मान लीजिए आपका मैंने पृथ्वी का लेयर हो गया, स्तर हो गया, और जड़ें इसमें निचले स्तर तक जमा होती हैं, और ये पौधे ऊपर की ओर लगे हुए रहते हैं। तो इसमें से ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को क्या ध्यान देना है इसमें, कि पौधे सामान्य तौर से जो नीचे का भाग होता है, जड़ का भाग, ये यहाँ पर उपस्थित खनिज लवण और साथ साथ पानी का ये अवशोषण करती हैं। जड़ें कहाँ से जाते हैं? ये जल यहाँ जड़ों में आता है और जड़ों से होते हुए आ जाता है पत्तियों तक, अर्थात पत्तियों तक पहुँच जाता है। तो इसमें हो जाएगा एक 3 नंबर में हो गया पानी। फिर वातावरण में यहाँ पर देखेंगे आप लोग चारों तरफ CO2 गैस होती है। क्या रहती है इसमें? CO2 गैस, अर्थात ये गैस पौधे को कहाँ से मिल जाती है? वातावरण से मिल जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगी 4 नंबर में ले लेते हैं CO2 गैस। तो कुल हमारे पास 4 ये कच्चे पदार्थ हो गए आवश्यक रूप से जो इस क्रिया में भाग लेते हैं। कौन कहाँ से आता है हम लोगों को ये पता है। ये हो गया सूर्य, अर्थात सूर्य के द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरणें आएंगी। ये रंध्र का स्ट्रक्चर हो गया हमारे स्टोमेटा का। फिर दूसरा हो गया इसी में CO2 जो कि बाहर से आएगा। पानी आपका है जो नीचे से जाता है और नीचे से ऊपर तक आता है। साथ साथ अब एक और बचा हुआ है क्लोरोफिल जो इसी के अंदर होता है। तब इस तरह से कच्चे पदार्थ हम लोगों को पता हो गए। अब देखते हैं इस क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होगी। सामान्य तौर से हमको परिभाषा बनाने के लिए इन्हीं घटकों को आपस में जोड़ करके परिभाषा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए? वह प्रक्रिया जिसमें पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी, CO2 गैस व क्लोरोफिल की सहायता से क्या किया जाता है? सूर्य के प्रकाश में आने वाली ऊर्जा होती है कौन सी? प्रकाश ऊर्जा। और उस प्रकाश ऊर्जा को ये कन्वर्ट करते हैं रासायनिक ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। अर्थात सामान्य तौर से आप क्या लिखेंगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी, CO2 गैस एवं क्लोरोफिल द्वारा पौधों द्वारा अपना भोजन तैयार करने की विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों द्वारा अपना भोजन निर्मित करने की विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसका समीकरण भी हम लोग देखते हैं क्या रहता है इसमें।
समीकरण के लिए आप क्या क्या लेके चलते हैं? तो सामान्यतः इसमें एक तो आपने ले लिया है H2O और एक ले लिए हैं CO2। तो क्या हो जाएगा? CO2 प्लस H2O एरो, यहाँ पर आप सूर्य का प्रकाश रखेंगे, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल द्वारा ये क्रिया होती है पौधों के पत्तियों में, और हरे पौधे जो होते हैं साकी होते हैं, जो उनके हरे भागों में जिनमें रंध्र पाए जाएंगे तो वहाँ भी संपन्न होती है। क्लोरोफिल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। अब इसके द्वारा बनता है C6H12O6 प्लस, अब इसमें CO2 को ये ग्रहण करता है और O2 गैस को बाहर निकालता है, और प्लस इससे कुछ मात्रा में जलवाष्प भी निकलती है, अर्थात H2O भी बाहर निकलता है। बैलेंस कर लेंगे आप। तो यहाँ पर इसमें लगा हुआ है 6C, अर्थात यहाँ पर 6CO2 हो गया। फिर दूसरे नंबर में यहाँ पर 12 ये लगा है, और यहाँ पर भी H2O निकलता है। तो इसमें कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 करेंगे आप तो 6 से 2 जा 12, तो यहीं पर हो गया, और आगे फिर लगा है, अर्थात इसमें से इसका 12 अणु पानी के एक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिससे कि 6 अणु इसके बाहर निकल जाते हैं और 6 अणु आ जाते हैं कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे आप, 6 दूना 12 और 12 यहाँ हो गया 24 हो गया। तो 6 तो आपके यहाँ लग गए, 6 यहाँ 12 हो गए, 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं? इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ से CO2 और H2O आपस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। किस स्थान पर? क्लोरोफिल जहाँ रहता है, अर्थात पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा प्रक्रिया होती है, और ये सूर्य के प्रकाश की सौर ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में, और जहाँ पर बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है इसमें? ग्लूकोज एक रासायनिक ऊर्जा का स्रोत होता है मुख्य तौर से। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और इस तरह आप देखते हैं कि साथ ही ऑक्सीजन और H2O भी बाहर निकलता है। ठीक, अब इसमें से हम लोगों को एक स्टेप और देखना है। पहला ये हो गया आवश्यक घटक, परिभाषा आपने देख लिया था, यहाँ पर हो जाता है आपका समीकरण। और एक देखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कौन कौन सी आवश्यक प्रक्रियाएं अर्थात परिवर्तन होते हैं। क्या देखेंगे आप? कौन कौन से परिवर्तन हो जाते हैं, मिस होते हैं, तो उसको यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं। एक तो सूर्य के प्रकाश द्वारा लिया गया सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। दूसरा, CO2 और H2O ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, जिसमें से H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग हो जाता है, अपघटित हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन आपका यहाँ पर निकलता है और हाइड्रोजन जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करने में सहायक होता है। ग्लूकोज निर्माण करने में क्या करता है? इसमें सहायता करता है। ठीक, तीसरे नंबर में इसी में देखेंगे आप क्या होता है? CO2 का उपयोग होता है। CO2 कहाँ से मिलता है हमको? वातावरण से मिलता है, और वातावरण अर्थात CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है। अगले नंबर में जब क्रिया हमारी संपन्न होती है तो क्रिया के संपन्न होने के बाद ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जो वातावरण में CO2 और ऑक्सीजन के बैलेंस को बराबर करने में सहायता करती है। अर्थात पौधों के प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा गैसीय संतुलन भी बना रहता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि पौधों का होना हमारे वातावरण में बहुत आवश्यक है। तो चलते हैं हम लोग फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। तो एक पहले नंबर में हमारे इसमें था रंध्र की संरचना एवं खुलने बंद होने की क्रिया। रंध्र की संरचना में ये द्वार कोशिकाएँ हो गई, इनके अंदर लगे हुए ये क्लोरोप्लास्ट हो गए, ये पोर हो गया इनका। इसके बाद में जैसे ही द्वार कोशिकाओं में जल भर जाता है तो रंध्र हमारे खुल जाते हैं, और उस समय पर गैसीय आदान प्रदान शुरू हो जाता है। और जैसे इनमें जल की मात्रा कम हो जाती है तो रंध्र फिर से अपने बंद हो जाते हैं, पत्तियों में उपस्थित होते हैं जो, और जिससे फिर से गैसीय आदान प्रदान की क्रिया बंद हो जाती है। अब इसके बाद में आता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो ये पौधे के
क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर होता है उनमें से पाए जाने वाले क्लोरोफिल नामक पिगमेंट द्वारा कंप्लीट किया जाता है। इसके लिए आवश्यक घटक होते हैं सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, पानी और CO2 गैस। परिभाषा में हम लोग देखे थे वह क्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे पानी व CO2 का उपयोग करके क्लोरोफिल नामक पिगमेंट द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, अर्थात सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ये क्रिया कहलाती है हमारी क्या? प्रकाश संश्लेषण। और ये संपन्न होती है पौधों के किस भाग में? क्लोरोप्लास्ट में, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम पार्ट रहता है। अब इसके आगे देखेंगे आप, इसका समीकरण रहता है CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा कन्वर्ट किए जाते हैं ग्लूकोज में, साथ साथ ऑक्सीजन गैस शुद्ध बाहर निकलती है और साथ ही इसमें जलवाष्प भी बाहर निकलती है। इसमें होने वाले परिवर्तनों में हम लोगों ने देखा सौर ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा, इसमें H2O टूटता है जिससे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन रासायनिक ऊर्जा में भाग लेता है निर्मित करने में। अगला, CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, जिससे अपने वातावरण का बैलेंस भी बना रहता है। इस प्रकार से हमने इसमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोगों ने देखा है। ठीक, आप सबको धन्यवाद और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।